तो बेसिकली हम लोगों ने 1.3 तक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। अब हम लोग 1.4 में जब देख रहे हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन। अब आपको मैं यहाँ पर एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं एक छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया, साइंटिफिक स्टडी, और एक चीज हमने यूज किया कि इट्स अ साइंस ऑफ मैन। सो जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं सो देयर हैज टू बी सर्टेन कॉन्टेक्स्ट टू इट। इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ मीनिंग होना इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा जब साइंटिफिक एनालिसिस किसी चीज का होता है तो उसके पीछे का कुछ रीजन, लॉजिक या कोई थियोरी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला, कुछ भी ऐसा होता है जो कि उसको एक बड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करवा पाने में मदद होता है। तो जब हम कह रहे हैं कि एक आदमी का इवोल्यूशन हो रहा है and it is going from a status A to status B, so there has to be some theory, कुछ postulates, theory या कुछ arguments, कुछ scientific evidence, कुछ empirical evidence, ये सारा होगा तभी तो हम लोग एक कोई proposition सामने रख सकते हैं। तो ये बेसिकली साइंस क्यों है, इसको साइंस क्यों कहते हैं और व्हाई इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, ये कंपोनेंट को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इस चैप्टर में आते हैं 1.4 में तो आप देखेंगे कि जब इवोल्यूशन की बात करेंगे तो इमर्जेंस ऑफ मैन, यानी मैन कहीं रहा होगा, कहीं से कहीं गया, इसके बारे में बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिक एज की बात कर रहे होते हैं कि देयर यूज्ड टू बी एन अर्ली मैन। उससे भी पहले अगर जाएं तो एप्स, इट इज अज्यूम्ड इन एंथ्रोपोलॉजी कि देयर वर एप्स एंड मैन हैज इमर्ज्ड फ्रॉम एप्स। तो ये वाले कंपोनेंट से हम लोग अगर एप से मैन की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो रहा है, सो देयर हैज टू बी सम एनालिटिकल एस्पेक्ट टू इट, कुछ ऑब्जर्वेशंस या किसी बड़े बड़े थिंकर्स या राइटर्स या साइंटिस्ट उस जमाने के, उनका कुछ ना कुछ थियोरी जरूर रहा होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसा कि मैंने आपको एक रफ आइडिया उसके बारे में दिया। तो जब हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, जो कि आज विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, चेंजिंग टाइम इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और इफ आई कैन यूज द वर्ड न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सो देयर हैज टू बी सम रीजन व्हाई देयर इज अ पैराडिम शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी, राइट। तो पहले जब चीजों को एनालाइज करना शुरू किया गया और जब कुछ डेडिकेटेड साइंटिस्ट अलग अलग जगह पे जाकर के उन्होंने एक्सकवेशन के थ्रू या अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, फॉसिल्स एविडेंस के बेसिस पर, या और भी जो भी उनका ऑब्जर्वेशन रहा, आर्कियोलॉजिस्ट का या साइंटिस्ट का या जो भी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ पैटर्न। वो पैटर्न उन लोगों ने एनालाइज किया, कुछ सिमिलैरिटीज जो है उसको ऑब्जर्व किया और उसको थियोरी में कन्वर्ट किया। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट थियोरी और इंपेरिकल एविडेंस में कुछ फर्क होता है। थियोरी का कुछ साइंटिफिक प्रूफ ऐसा ऑब्जेक्टिविटी फॉर्म में वो हो, ये जरूरी नहीं है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मोस्टली डेल्ट विद द मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट देयर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट? इट वॉज मोस्टली टू डू विथ हाउ अ ह्यूमन बीइंग लुक्स, उसका फिजिकल फीचर्स हो गया, स्कल कैसा दिखता है, या फिर उसका आर्म्स कैसा है, या उसका जो बैकबोन है वो क्या है, इसका फेमर एंगल क्या है, या ऐसे जो भी कंपोनेंट्स हैं, लेग्स का जो है कंपोनेंट वो बाइपेडलिज्म में आया। इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में जब बात करता है तो वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक कंपोनेंट होता है। बट विद द राइज इन द साइंटिफिक डेवलपमेंट अब बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि जेनेटिक के बारे में एक ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है, सेरोलॉजी के बारे में बात हो रही है, ब्लड ग्रुप के बारे में बात हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात हो रहा है जो विच इज नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकल। जेनेटिक वेरिएशन के बारे में बात हो रहा है, जेनेटिक डिजीजेस के बारे में बात हो रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट जो है
ऐड होता चला गया है विद द राइज ऑफ द टेक्नोलॉजी, एंड इट हैज शिफ्टेड इट्स ट्रेंड टुवर्ड्स मोर ऑफ बायोलॉजिकल। तो जब हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट उसका एक सबसेट होता है। सबसेट मतलब उसके कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके मान के चलते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकल इसका एक पार्ट है। अब हमने बात किया कि इमर्जेंस ऑफ मैन, तो मैन कहीं से इमर्ज करके आया है। माना जाता है कुछ कुछ थियरी, जो जिन लोगों ने थियरी दिया है उन्होंने ये माना गया कि एप्स से ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ है। तो एप से ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन सडनली हुआ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर उसके पीछे के कारण क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, पैरेलल इमर्जेंस एक कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे बहुत सारे कन्वर्जेंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब हम लोग जब डिटेल में चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है। कल्चरल फैक्टर्स मतलब एक ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर आपको कुछ पता करना है पास्ट में जाकर के, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आप एक हिस्टोरियन हैं तो आपके पास रिटन एविडेंसेस होता है, तभी आप उसको मानते हैं कि भैया ये रिटन एविडेंस है और इसका कुछ फैक्ट रहा होगा। पर जब आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास रिटन एविडेंस हो। आप अपना जो पॉस्टुलेट क्रिएट करते हैं वो मटेरियल फैक्ट्स पे करते हैं। मटेरियल फैक्ट्स मतलब आपका जो टूल्स हो गया, आपके जो नॉन मटेरियल्स, जो आपके पेंटिंग्स हो गए, जो स्टोन्स यूज करते थे, या रहने का जो भी उनका ढर्रा तरीका होता था, उस बेसिस पर आप एनालाइज करते हैं। तो जब आप उनको रीड करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस टाइम के दौर के इंसानों की का जो कल्चरल प्रैक्टिस रहा होगा उसके बारे में आपको एक आइडिया मिलना शुरू हो जाता है। तो उसका इमर्जेंस कैसे हुआ उसके बारे में ये टॉपिक डील करता है, और किस तरीके से हम लोग अब यहां तक पहुंचे हुए हैं। थियरीज, कुछ कुछ थियरीज आई। थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या क्या है अगर आप देखें तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहां पर कि प्री डार्विनियन, डार्विनियन एंड पोस्ट डार्विनियन। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि डार्विन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उसने अपनी थियरी दी गई है। ये और बात है कि उस थियरी का क्या स्टेटस है क्या नहीं है, डिबेटेबल हो सकता है। जब वो डिबेट होता है तो डार्विन के जो पॉस्टुलेट्स हैं, उनके पहले के साइंटिस्ट के जो पॉस्टुलेट्स थे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लमार्क के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। हालांकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लमार्क के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो उस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और डार्विन के बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने अपने पॉस्टुलेट्स दिए, उनको हम पोस्ट डार्विनियन कहते हैं। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है कि कहां से कहां हम लोग जा रहे हैं, और उस दौरान का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जर्नी है, दैट इज रिप्लीट विथ थियरीज। और जब हम थियरीज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एविडेंसेस या कुछ एनालिसिस इन सब के पे बेस्ड होता है कोई भी थियरी। इसलिए हम कहते हैं कि इट्स अ साइंटिफिक स्टडी, इसलिए हम कहते हैं कि इट्स अ साइंस ऑफ मैन, इसलिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज में इन्वॉल्वमेंट है इन सारी चीजों का जो इवॉल्व किया है। फिर एक साइंटिफिक सिंथेटिक थ्योरी आता है। सिंथेटिक थ्योरी जो आज के कॉमन जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो हम लोग जब जेनेटिकली एनालाइज किए, क्रोमोसोमल लेवल पे, डीएनए के लेवल पे जाकर के चीजों का ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं कि अब तक का जो assumptions था और अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एनालाइज करते हैं तो क्या क्या डिफरेंस आया है, और क्या उस वक्त के पोस्टुलेट्स अभी के लिए ट्रू होल्ड करते हैं कि नहीं, वो सब हम लोग सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में देखते हैं। कुछ कुछ टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में यूपीएससी 10 मार्क्स का सवाल पूछता है कभी कभी। इनके बारे में भी आपको एक पेज में, 2-3 पेज में आपको इन सारे डेफिनेशंस आपके लिखे हुए होने चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट इसका बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ वर्ड्स है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग अभी देख लेंगे वंस फॉर ऑल। डोल्स रूल हो गया, कोप्स रूल, गॉसेस रूल हो गया, पैरेललिज्म हो गया, कन्वर्जेंस, एडेप्टिव रेडिएशन एंड मोजाइक इवोल्यूशन। एक आइडिया ले लीजिए कि ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं, और इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम लोग थोड़ा सा एक बार देखेंगे। तो अगर आप इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस देखिएगा तो इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस क्वेश्चन: इल्यूसिडेट बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन। 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। या क्रिटिकली एग्जामिन द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन। या फिर क्या है, यही सवाल को रिपीट किया है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन को रिपीट किया है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन।
और हाउ डार्विनिज्म डिफर्स फ्रॉम सिंथेटिक थ्योरी, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक थ्योरी। बेसिकली सिंथेटिक थ्योरी का आइडिया हो जाएगा तो आपको कॉन्टेक्स्ट में डार्विन भी पढ़ लेना पड़ेगा। तो क्या है कि आपको बेसिकली 3 चीजों पे फोकस करना है। पूरा पूरा ये जो यूनिट है इसमें 3-4 क्वेश्चंस पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो ये यूनिट आपका कवर्ड है। एक डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ लिया, और एक सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को पढ़ लिया, और कैसे डिफरेंट है वो डार्विन से वो पढ़ लिया, और तीसरा बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, यानी क्या क्या रीजंस हुए कि इवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ। दिस काइंड ऑफ कवर्स योर चैप्टर 1 पॉइंट। देखिए फिर रिपीट कर रहा है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और कुछ कुछ जो वर्ड्स मैंने बोला जैसे लमार्किज्म और डार्विनिज्म के बीच का डिफरेंस। अभी मैंने आपको न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट दिया, उस पर एक सवाल पूछ दिया है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू एंथ्रोपोलॉजी। गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। तो रिपीटेड है, सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिस काइंड ऑफ कवर्स योर 1.4। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि 1.4 में क्या क्या चीजें हैं। तो मॉड्यूल 1 का 1.4 हम लोगों का एक आइडिया हो गया कि 4 सवाल के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब हम लोग एक आइडिया ले लेंगे, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, दिस ऑल विल बिकम अ केक वॉक। 1.5 में आते हैं अगर हम लोग, तो आ जाता है प्राइमेट्स का चैप्टर। देखिए हमने आपको बताया, एक थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं कि इवोल्यूशन की बात हुई, तो इवोल्यूशन किसका हुआ। इवोल्यूशन की बात 1.4 में करी हम लोगों ने। 1.4 में आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, 1.4 में क्या है, 1.5 में क्या है, 1.6 में क्या है, 1.4 में क्या क्या क्वेश्चंस का इंटेंसिटी है। 1.4 में जब हमने बात की इवोल्यूशन का, तो पहला सवाल आना चाहिए किसका इवोल्यूशन। हमने बात किया इवोल्यूशन ऑफ मैन, तो दूसरा सवाल दिमाग में आना चाहिए, मैन का इवोल्यूशन हुआ तो मैन किससे इवॉल्व किया, किससे, और अगर इवॉल्व किया है तो उसका बेसिस क्या है, क्या कोई थियरी अवेलेबल है। अगर थियरी अवेलेबल, नोट मेकिंग ऐसे होना चाहिए कि आपका एक माइंड मैप होना चाहिए जहां पे आपको चीजें ऐसे क्लियर हो कि सवाल जवाब के तौर पे आपको सारी चीजें एक ही पेज में, 2 पेज में सारा क्लियर हो जाए। तो आपका सवाल होना चाहिए किससे इवॉल्व किया, क्या वो जो इवॉल्व किया उसका कोई थियरी है। इसका जवाब आपको मिलेगा डार्विनिज्म वाले चैप्टर में। किससे इवॉल्व किया, तो आपका जवाब आएगा एप। अच्छा, यानी एप से इवॉल्व करके मैन बना है। ये इस दौरान की जर्नी को क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। ये जो इवोल्यूशन हुआ है, वो इवोल्यूशन के बीच के प्लेयर्स कौन कौन है, तो हम लोग देखेंगे अर्ली मैन, जो भी अर्ली मैन है, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग, कौन अर्ली मैन कहाँ है, कैसे, क्यों, ये समझ में आ गया। तो आपका एक माइंड मैप हो गया। तो आपका नोट्स ऐसे ही होना चाहिए, ये माइंड मैप। तो बेसिकली अगर आपको ये क्लियर होगा, हर एक सवाल से आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपका आंसर्स चैप्टर पूरा एंथ्रोपोलॉजी खुलता चला जाएगा। तो यही है ये अर्ली मैन, एप और मैन के बीच का अर्ली मैन। अर्ली मैन में कौन कौन है वो हम लोग पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, होमो हेबिलिस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, और नियांथरल मैन हो गया, और भी प्रो मैग्नन हो गया। बहुत सारे ऐसे मैन जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं अभी, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द चैप्टर्स। इवोल्यूशन किसका, मैन, किससे, एप, प्रोसेस इवोल्यूशन, एप, क्या कोई थियरी है, कोई साइंटिफिक रिसर्च। तो आपका चैप्टर डार्विनिज्म वाला खुल गया यहां पे, प्री डार्विन, पोस्ट डार्विन, ठीक है, प्री डी, डी, पोस्ट डी। बीच का सफर अर्ली मैन। अर्ली मैन में क्या क्या, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अजीब सा नाम लग रहा होगा, अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड नाम लग रहा होगा, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस,
ठीक है, ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग बड़े मजे से पढ़ेंगे, ये सारे उनके डिटेल में आपको बड़ा मजा आएगा। और आप लोग देखेंगे किस तरीके से आप इनके बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इनके कल्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जब आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके कल्चर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और जब इनके कल्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे तब आप पढ़ रहे होंगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, ये इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये बताऊं कि किस तरीके से चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, ये जो इवोल्यूशन हो रहा है एप का, अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि एक बार एक अच्छा सा एक और डायग्राम बना करके आपको एक तो बेसिकली क्या है, हम लोगों ने अब जब इवोल्यूशन की बात की, तो इवोल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग एप से शुरू करके मैन तक जा रहे हैं, ये जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये एप से लेकर के मैन तक। अब ये जो इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, यहीं पे आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां पे आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेट्स। ये प्राइमेट्स क्या होते हैं, इसका कोई डेफिनेशन है क्या? इज देयर सम डेफिनेशन ऑफ प्राइमेट? और अगर डिफाइन किया गया है तो कौन है वो, और क्या कंपोनेंट्स मिला करके ये डेफिनेशन मिलता है हम लोगों को? प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, और प्राइमेट्स अगर है तो नॉन प्राइमेट्स क्या है? सवाल, इज मैन अ प्राइमेट? इस तरीके का सवाल। ठीक है, तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स, कि प्राइमेट्स का कोई क्लासिफिकेशन है क्या? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू क्लासिफाई प्राइमेट्स? अगर वो क्लासिफिकेशन मिल जाए, अगर वो ट्री मिल जाए कि ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, तो वी कैन इजिली प्लेस ह्यूमन, ये वो कहां पर लाई कर रहा है, तो हम लोगों को एक असेसमेंट हो जाएगा, अच्छा हम लोग कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखते हैं कि क्या हो रहा है। प्राइमेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइमेट टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? टैक्सोनॉमी की बात वो है कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, वो ट्री कैसा है। ठीक है, तो प्राइमरी एडेप्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल। इस बार यूपीएससी 2020 में मेंस में ये सवाल आया था कि एडेप्टेशन के, हालांकि ये बहुत पॉपुलर सवाल नहीं है पर यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल। प्राइमेट बिहेवियर, ठीक है, किस तरीके से प्राइमेट बिहेव करते हैं। टर्शियरी एंड क्वार्टिनरी फॉसिल प्राइमेट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, लिविंग मेजर प्राइमेट्स, कंपैरेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ मैन एंड एप्स। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा इज मैन अ प्राइमेट, या आपसे ये पूछा जाएगा मैन वर्सेस एप, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा। स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू द इरेक्ट पोस्चर एंड इट्स इंप्लीकेशंस, क्या क्या स्केलेटल चेंजेस आया है। अगर मैन इवॉल्व करके आया है, एप से मैन बना है, तो देयर हैज टू बी सम चेंज। एप चारों पैर से अगर चलता है, 4 पैर है, क्वाड्रुपेडल है, और वो बाइपेडल में चेंज हुआ है, उसका क्या इंप्लीकेशन है, और वो क्यों चेंज हुआ है, या मतलब वो फास्ट हुआ है और उसके चेंज होने से क्या फर्क पड़ा है, इसके स्केलेटन चेंजेस क्या क्या आए हैं, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो हम लोग वो यहां पर देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चंस 2 ही 3 तरीके के होते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, और उनसे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है, तो हमें उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है, हमें उसी को आइडेंटिफाई करना है। पहला सवाल, जैसे पहले भी कुछ एक सवाल था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल कैरेक्टर स्टडी। जब हम लोग पढ़ रहे होंगे थिंकर्स के बारे में ना, तो ये नेशनल कैरेक्टर स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ मैन एंड एप्स,
वही जो मैंने आपको बताया, स्केलेटल चेंजेस, स्केलेटल डिफरेंसेस, रोल ऑफ प्राइमेटोलॉजी, डिस्कस द एनाटॉमिकल चेंजेस दैट अकर्ड इन मैन ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, प्राइमेट क्या होता है। देखिए सारा जो है वो एक ही कंपोनेंट के पीछे रोटेट कर रहा है यहां पर, कि एप और मैन के बीच का डिफरेंस, प्राइमेट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स का डेफिनेशन। अब आप एक माइंड मैप बना पाने के स्थिति में हैं कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली इस चैप्टर की कि 1.4 में क्या है। हम लोगों ने 1.1 में पता कर लिया, 1.2 में पता कर लिया, 1.3 में पता कर लिया, 1.4 पता कर लिया। चेक करते हैं आगे कुछ और है जो बचा हुआ है क्या। देखिए उसी 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस, व्हाई इज मैन अ प्राइमेट, डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ मैन इन एनिमल किंगडम। तो आपको बात समझ में आई कि हम लोग क्यों ये टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, ताकि आपको जब ये सवाल का जवाब देना होगा तो आप ये वाला डायग्राम बना देंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल फीचर्स ऑफ द प्राइमेट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैन। देखिए रिपीट कर रहा है सवाल, व्हाई इज मैन अ प्राइमेट। अगर आपके पास प्राइमेट का डेफिनेशन मौजूद है तो इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। व्हाई इज मैन इंक्लूडेड इन द प्राइमेट ऑर्डर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बोलता हुआ मैन इज मैन अ प्राइमेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट, describe briefly the distribution and physical features of Asiatic anthropoid apes. Narrate with reasons man places in primate orders. आपके सामने पूरा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खुला हुआ है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि क्या है। ठीक है, अब जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप आएंगे 106 में। ये सब क्या है, ये वही है जब इंसान एप से मैन बन रहा है, तो ये जो भी जर्नी हो रही है ना, ये इवोल्यूशन जो हो रहा है, इस इवोल्यूशन की जर्नी में एक स्टेज ए से स्टेज बी में जाने के लिए किस किस कंपोनेंट से गुजरना पड़ा, किस किस स्टेज से गुजरना पड़ा। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप एक मैन तक पहुंच सकते हैं। तो क्या है, होमो इरेक्टस, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं भैया, होमो इरेक्टस कुछ होता होगा, कुछ जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ छूट गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी होता है, वो भी हम लोगों को पढ़ना है। शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस से पहले हम लोग को होमो हैबिलिस के बारे में एक आइडिया लेना है। होमो हैबिलिस क्या होता है, ठीक है, नाम से वाकिफ हो जाइए। नाम मैं क्यों लिख रहा हूं, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है, आपके सामने से 1000 बार गुजरेंगी, लेकिन किसी भी चीज का डिफिकल्ट टर्म्स जो भी है उनको बार बार पढ़िए, बार बार रीड कीजिए। आपको एक पहचान होना चाहिए उस वर्ड के साथ। नया नया वर्ड है तो हो सकता है समझ में बोल पाने में समझ ये दिक्कत आ रही हो, लेकिन बार बार पढ़िएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो होमो इरेक्टस, होमो हेडलबर्जेंसिस, हेडलबर्जेंसिस तोड़ करके पढ़िए। होमो इरेक्टस का एक कंपोनेंट है होमो इरेक्टस हेडलबर्जेंसिस, कहीं ना कहीं यूरोप में पाया जाता है। एशिया वाले का नाम है होमो इरेक्टस जैवनिकस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जब हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन सब के बीच में। फिर एक आता है निएंडरथल मैन, ठीक है, ये क्लासिकल टाइप का होता है, एक प्रोग्रेसिव टाइप का।
यूपीएससी सवाल पूछा है इससे। रोडेसियन मैन, रोडेसियन आइलैंड एक यूएस में आइलैंड है वहां का। होमोसेपियंस जिनको क्रो मैग्नन, ग्रीमैल्डी एंड चांस लीड, ये 3 कंपोनेंट के होमोसेपियंस, जो आज हम होमोसेपियंस है ना, जिनको हम होमोसेपियंस कहते हैं, ये 3 तरीके के हैं। क्रो मैग्नन, बार बार एक बार पढ़िए ताकि आपको रिपीट हो जाए। ग्रीमैल्डी और चांस लीड, CNSCLEDE, चांस लीड। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपका सिलेबस आपको एकदम फोटोजेनिक मेमोरी में कैद हो, आपको ये पता हो कि आपका सिलेबस आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं मैन का इवोल्यूशन हो रहा है। शुरू में ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, बाद में जाके होमो हेबिलिस बना, बाद में जाके होमो इरेक्टस बना, बीच में कहीं निएंडरथल मैन बना, वो क्लासिकल टाइप का था और एक प्रोग्रेसिव टाइप का, फिर एक रोडेसियन मैन बना, फिर अब होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस 3 तरीके का है, क्रो-मैग्नन, ग्रीमैल्डी और चांस लीड। इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या होता है, इसके बारे में पता करना कि इवोल्यूशन, जो हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये इवोल्यूशन का एक ट्री बनाना होता है कि ये किस स्टेज में कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ पे ये ट्री का जो क्या डायरेक्शन बदल गया और ये कहाँ पे है, ये पढ़ने इसी बात को कहा जाता है फाइलोजेनेटिक स्टेटस। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, फाइलोजेनेटिक स्टेटस इसी को कहा जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ था इन लोगों का। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे अब एक बार बढ़ेंगे, चेक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। होमो इरेक्टस पे एक सवाल है यहाँ, फिर देखिए होमो इरेक्टस पे एक सवाल, एशियन होमो इरेक्टस पे एक सवाल है। एशियन होमो इरेक्टस मतलब जैवानिकस होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स, वही ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में सवाल है। फिर निएंडरथल मैन के बारे में सवाल है। फिर देखिए होमो हेबिलिस पे भी एक 20 मार्क्स का सवाल पूछ चुका है। होमो इरेक्टस पे बहुत सारा सवाल है। मेजर स्केलेटन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, 30 मार्क्स का सवाल है 2011 में। साइलेंट फीचर्स ऑफ होमो इरेक्टस, रोडेसियन मैन पे ज्यादा सवाल है होमो इरेक्टस पर, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई यूपीएससी सवाल किधर पूछ रहा है। होमो इरेक्टस को अच्छे से करके जाना है, और होमो इरेक्टस को समझना है तो थोड़ा सा आपको होमो हेबिलिस के बारे में आइडिया होना चाहिए, कैसे डिफरेंट था, कहाँ था और उनका क्या कल्चर था। वो सब कल्चर वल्चर हम लोग पेपर 2 में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इंडियन में भी बहुत सारे ये सारे अलग अलग जगह पे पाए गए हैं। ठीक है, उनका कल्चर पैलेलिथिक मेसोलिथिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। पेपर 2 के उस कंपोनेंट को जो डील कर रहा है आपका पैलेलिथिक मेसोलिथिक से, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पैलेलिथिक मेसोलिथिक, बाहर के कॉन्टेक्स्ट में उसको आपको देखना पड़ेगा। तो आप सवाल ये देख रहे हैं, आगे कुछ सवाल और देखेंगे। मेजर कैटेगरीज ऑफ ऑस्ट्रेलियोपिथेसीन्स, हाउ आर ऑस्ट्रेलियोपिथेसीन्स डिफरेंट फ्रॉम एप्स। देखो ये जर्नी एप से मैन का हुआ है, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है एप से मैन का वो इवोल्यूशन जो हुआ है, और इस जर्नी में जो जो प्लेयर्स रहे हैं, ये अगर तुमको क्लियर है और तुमको ये पता है कि इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या है, तुमको ये पता है कि होमोसेपियंस का क्लासिफिकेशन क्या है, तुम्हारा चैप्टर 1.6 कवर्ड है, 1.6 तुम्हारा कवर्ड है। अब आप जरा उधर चल करके देखेंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है, हाउ आर ऑस्ट्रेलियोपिथेसीन्स डिफरेंट फ्रॉम एप्स। इसका तो यही मतलब है कि ऑस्ट्रेलियोपिथेसीन्स से और एप्स में क्या डिफरेंस, एप्स के बाद आया तो कुछ तो फर्क होगा, उसके बारे में सवाल है। डिस्कस द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्सोनॉमिक इश्यूज कंसर्निंग अर्ली होमिनिड्स। ठीक है, होमोसेपियंस के बारे में सवाल है, होमो इरेक्टस, निएंडरथल के बारे में सवाल है। अब देखो ये एक सवाल, कंपेयर द फॉसिल रिमेन्स ऑफ प्रोग्रेसिव एंड क्लासिकल निएंडरथल मैन फॉर एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बार बार सवाल ये आता है, एग्जामिन द फाइलोजेनेटिक पोजीशन इन ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, Homo erectus, Australopithecines, describe the spatial distribution, physical features. सवाल इससे काफी आते हैं, तो ये आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। What do you know about Homo sapiens and Neanderthalness? Discuss the spatial distribution of Australopithecines. What do you understand by the term Homo sapiens? Give an account of their distribution
एंड फिजिकल फीचर्स, ठीक है। होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलियोपिथ। मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि आप बार बार सुने, आपके दिमाग में ये बात बैठे कि ऐसे डिफिकल्ट वर्ड है, शुरू शुरू में आप पढ़िएगा आपको लगेगा यार ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजों को बार बार पढ़िए, तो आपका 1.8 खत्म होता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1.8 का भी सब कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊंगा यहाँ पर। ये अगर आपको क्लियर है तो मजेदार बात यह है कि ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं ये जो कि ऐसे स्टेज में हैं जिनमें रिटन रिकॉर्ड्स मिल पाना नामुमकिन टाइप है। रिटन रिकॉर्ड बहुत मुश्किल है कि आप होमो हैबिलिस या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस या होमो इरेक्टस के बारे में आप पता कर सकें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो देयर हैज टू बी सम वे ऑफ डीलिंग विद देम। तो आर्कियोलॉजी एक जरिया है। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? जहां पे आप इनके रिकॉर्ड्स को निकालते हैं, खंगालते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड है। जब आप फॉसिल एक्सकवेशन कर रहे होते हैं, फॉसिल्स का रिकॉर्ड निकाल रहे होते हैं, उसी को कहते हैं कि ये आर्कियोलॉजी है। तो उसका प्री हिस्टोरिक एरा का है, हिस्ट्री से भी काफी पहले। हिस्ट्री वो जिसमें आपको रिटन रिकॉर्ड्स मिलता है, प्री हिस्ट्री वैसा जहां पर रिटन रिकॉर्ड्स भी नहीं मिलता है आपको, सिर्फ एक्सकवेशन से जो निकलता है उसको प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी कह रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में वो कितना साल पुराना है कैसे पता चलेगा? हाउ वुड यू गेट टू नो दैट? रिटन रिकॉर्ड्स है नहीं, एक हड्डी का टुकड़ा आपको मिला, खुदाई की आपने, एक्सकवेट किया और हड्डी का टुकड़ा मिला। अब कहीं पे भी कुछ भी मिल सकता है, अलग अलग हड्डी के टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा और उनको जोड़ करके एक मीनिंग बनाना कि ये है वो है। बहुत सारे ऐसे अभी भी कंपोनेंट टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, जो हम लोगों को मिलता भी नहीं है। कुछ टुकड़ा यहाँ मिलेगा, कुछ बहुत दूर 1000 किलोमीटर दूर, कैसे रिलेट कर पाएंगे? ऐसे सिचुएशन में उसके बारे में जानने के लिए और क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए दो तरीका होता है, डेटिंग मेथड्स, जिसको हम लोग डेटिंग मेथड्स कहते हैं, ठीक है। दो सवाल इससे पूछता है यूपीएससी कि क्या है भैया वो डेटिंग मेथड्स? दो मेथड है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव मेथड्स क्या है और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये समझ जाइएगा। तो एक कंपोनेंट आएगा कल्चरल इवोल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कल्चरल इवोल्यूशन, जिसमें कि आप जो भी प्री हिस्टोरिक कल्चर्स हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, कॉपर ब्रोंज एज और आयरन एज, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें आप उन सारे एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिएगा, ये सब एरियाज में ये लोग रहा करते थे, ये सब मटेरियल्स यूज किया करते थे और ये सब टूल्स हुआ करते थे और ऐसे करके वो इवॉल्व किए। तो बेसिकली यू विल गेट एन आइडिया। सवाल देखो कहाँ कहाँ से पूछता है। सवाल में अगर हम लोग फोकस करें, सवाल पूछेगा व्हाट आर द डेटिंग मेथड्स। हो गया, आ गया सवाल। हरप्पन कल्चर के बारे में पूछ देगा, मेसोलिथिक कल्चर क्या है उस पर पूछ दिया। न्यू इवोल्यूशनिज्म का एक कॉन्सेप्ट, चलिए एक रैंडम सा सवाल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे न्यू इवोल्यूशन में। नियोलिथिक कल्चर के बारे में पूछ दिया, तो बेसिकली मेसोलिथिक नियोलिथिक से पूछ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ नियोलिथिक कल्चर। सो नियोलिथिक कल्चर पे क्वेश्चन ज्यादा फोकस्ड है और मोटा मोटी ये देखेंगे कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का सवाल है ये। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट नियोलिथिक के बारे में सवाल पूछ रहा है। सवाल देखिए, पैलियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर is called a revolution. Salient feature of chalcolithic culture, carbon 14, methods of dating, absolute dating methods, prehistoric archaeology, radiometric methods. तो ये सारे सवाल हैं, ये पुराने सवाल भी हैं, वो जो 25-25 साल पुराने सवाल भी हैं, लेकिन आपको 10 सवाल के सवाल पे फोकस करना है। वो आप जब न्यू विशाल की किताब खोलिएगा आपको 10 साल के सवाल मिल जाएंगे, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो है आपका मॉड्यूल 1 खत्म कर देता है। दिस इज योर मेक्स श्योर कि आपका मॉड्यूल 1 खत्म, यानी मॉड्यूल 1 को आप दिमाग में रखिए। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, 106 हो गया, 1.6 हो गया, 101.7, मान के चलिए 1.7। ये रटा होना चाहिए इस तरीके के मॉड्यूल्स, एक दूसरे को रिलेट कर दीजिए, कहाँ कहाँ क्या है, एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन, मीनिंग डेवलपमेंट, अदर रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस, ऐसे कैसे क्या, ये आपका डार्विन वाला, ये आपका 1.5, ठीक है, डार्विन वाला हो गया। फिर आपका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये प्राइमेट वाला हो गया, प्राइमेट। फिर यहाँ पे आ जाइए तो आपका होमो हैबिलिस वाला, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कल्चर वाला आ गया, ठीक है, कि किस तरीके से मेजोलिथिक, ये वो। तो एक कॉन्सेप्ट आपको, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपका, ये आपका मॉड्यूल 1 कवर कर देगा। मेरे ख्याल से ये पढ़ लेने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपसे मॉड्यूल 1 में, ठीक है। अब जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप यूनिट 2 में घुसते हैं, 1 आपका ख़त्म हुआ, तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कवर्ड है। मैंने अभी तक आपको ये डिटेल में नहीं बताया कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है क्या, ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली उस पॉइंट को लेकर के कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है नहीं बताया। मैंने बस आपको एक आइडिया दिया है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको अभी भी मैंने अंदर डिटेलिंग में ये नहीं बताया, लेकिन आपको क्या क्या पता चला फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में एक पिक्चर बनाना शुरू कीजिए कि अच्छा ठीक है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो डिस्कशन हुआ है उसमें अभी तक जो भी है बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट के डेफिनेशन के बारे में बात हुआ, ठीक है, उसके मीनिंग के बारे में बात हुआ, चलो ठीक है, उसके स्कोप के बारे में बात हुआ, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात हुआ, ये भी ठीक है। फिर एंथ्रोपोलॉजी को बताया गया कि वो एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर है, ऑफ मैन। तो साइंटिफिक स्टडी है तो सोशल साइंस है, सोशल साइंस है तो रीजन व्हाई इट इज साइंस वो बताया गया, ठीक है। फिर उसको कंपेयर किया गया कि बाकी सोशल साइंसेस से वो कैसे डिफरेंट है, और जब ये बताया गया तो ये डिफाइन किया गया कि कैसे उसका होलिस्टिक व्यू है, होलिस्टिक अप्रोच है। ये बताया गया कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक व्यू, एटॉमिस्ट व्यू कैसे कैसे अलग है। हर चीज हमको एंथ्रोपोलॉजी के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया, एक आइडिया हो गया कि अच्छा चलो ठीक। फिर क्या है, 1.2 में आ गए, 1.3 कवर हो गया, 1.3 तक कवर हो गया, यानी एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट का जो एक बेसिक ओवरव्यू है वो हो गया। अभी डिटेल में हम लोग करेंगे जब क्लासेस होगा तो एक कि क्या बेसिकली डिफरेंस है। फिर आ गए हम लोग कि रटा होना चाहिए दिमाग में चीज़ों को लेकर के, कि बताया गया कि साइंटिफिक स्टडी है, सो इवोल्यूशन हुआ होगा फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, और साइंटिफिक है तो कुछ ना कुछ थियोरी रहा होगा, थियोरी रहा होगा तो कुछ ना कुछ लोग साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिया होगा। तो एक महान साइंटिस्ट कोई गुजरा है, उसका नाम चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन से पहले कुछ आए प्री डार्विन एज में, और उसके बाद आए पोस्ट डार्विन। कुछ मॉडर्न हैं जो सिंथेटिक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है कुछ लोगों ने, उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका वो वाला एस्पेक्ट कवर कर दिया। कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग देख लेंगे सिंथेटिक में। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो जर्नी है, प्रोसेस है, वो कवर हो गया। 1.4 में आए, सॉरी 1.5 में है, तो अब बोल रहा है प्राइमेट्स के बारे में बात कर रहा है। तो प्राइमेट्स क्या है, अच्छा इवोल्यूशन की बात की गई थी, एप से मैन तक गया। तो ये जो बंदर से या एप से हम लोग ट्रांसफॉर्म होकर के मैन तक गए हैं, तो कुछ तो होगा जो डिस्टिंग्विश करता होगा एप को और मैन को। तो वो कॉन्सेप्ट प्राइमेट पे आ गया। मैन कहाँ लाई करता है या बंदर किधर लाई करता है, उसके लिए टैक्सोनॉमी हो गया। प्राइमेट का डेफिनेशन क्या है, चलो ठीक है वो हो गया। क्लासिफिकेशन क्या है, क्या हम लोगों को देख करके बता सकते हैं ये प्राइमेट है या ये कुछ और है, ठीक है चलो इसके बारे में समझ में आ गया। प्राइमेट लोग का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे से एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता है वो क्या होता है, उसका आर्बोरियल और हैबिटेट
और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चेंजेस है, क्या उसके स्केलेटल पोजीशंस में क्या कुछ डिफरेंस है कि वो एप से ह्यूमन तक बना, उसके बारे में। मैन इज अ प्राइमेट, और अगर प्राइमेट है कुछ तो नॉन प्राइमेट भी कुछ होता होगा। वो नॉन प्राइमेट क्या है, क्या उस प्राइमेट का नॉन प्राइमेट से कुछ रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो उसको किस टॉपिक में पढ़ते हैं, उसको किस टॉपिक में पढ़ते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। तो बेसिकली जो इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जहां पर हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। So this used to be the major concern for the early anthropologists ever since the development of technology, ever since the coming of modern inventions. वही कॉन्सेप्ट जो है मॉर्फोलॉजिकल का अब धीरे धीरे शिफ्ट कर गया है टुवर्ड्स बायोलॉजिकल। अब हम लोग जेनेटिक वेरिएशन की भी बात करते हैं, अब हम लोग सेरोलॉजी की भी बात करते हैं, अब हम लोग ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, अब हम लोग जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक डिजीजेस, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, ये सब के बारे में बात करते हैं। हम लोग उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमेट हो गया। अब जो इवोल्यूशन हुआ एप से मैन तक का, तो बीच में कौन कौन से प्लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड आपका होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में कौन तीन पार्ट, निएंडरथल मैन में क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव, और अगर होमो सेपियन में बोला जाए तो तीन, क्रो-मैग्नन, गिरिमल्दी एंड चांसलेड, तीन, और अभी होमो सेपियंस। क्लियर है, ये सब क्लियर हो गया। फिर लास्ट में हम लोग कि उन लोगों के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेसोलिथिक क्या है, नियोलिथिक क्या है, और क्या कल्चर है प्री हिस्टोरिक एरा का, किस तरीके से साइंटिस्ट उनके बारे में पता कर पाते हैं, कैसे नहीं, ये सब के बारे में। तो दिस कवर्स योर मॉड्यूल 1। सो बेसिकली अब हम लोग एक फर्स्ट यूनिट की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डेवलप कर दी, और हमें एकदम क्लियर है कि अब एक कॉन्सेप्ट दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो जो डील कर रहा है चैप्टर 1 यूनिट 1 वाला, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 जो भी है, एक दूसरे से बड़ा इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसको हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के सब हेडिंग में डाल सकते हैं आराम से। अब इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जब हम लोगों ने पढ़ाई करी, उसमें हम लोगों ने डील किया बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, और उससे जुड़ी हुई बातें जो ऊपरी बातें हैं कि सब्जेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, और उसको किस तरीके से हम लोग बाकी सोशल साइंसेस से जोड़ करके देख सकते हैं, ये 1.1, 1.2, 1.3 ने उससे डील किया। ठीक है, अब 1.4, 1.5, 1.6 में हम लोगों ने देखा कि कैसे ये एक सोशल साइंस है, और सोशल साइंस है तो कैसे साइंटिफिक अप्रोच इसका है, और किस तरीके से थियोरीज वगैरह दी गई हैं, और थियोरीज में प्री डार्विनियन कैसा है, डार्विनियन कैसा है, पोस्ट डार्विनियन कैसा है। अब ये जो जर्नी है मैन फ्रॉम एप टू मैन के का जो एक इवोल्यूशन है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये इवोल्यूशन क्या है, एप से मैन तक की जर्नी के लिए ये हाइपोथेसिस, ये थियोरी को यूज किया गया, प्लस इसके आर्कियोलॉजी के फैक्ट्स वगैरह यूज किए गए। ये पता किया गया कि मैन जो है वो इवॉल्व कर रहा है तो किस किस स्टेजेस से होकर के गुजरा है, क्या वो पर्टिकुलर स्टेज लीनियर है या वो कहीं पे जाकर के वो अलग रूट आउट कर गया है। ये पता करने के लिए हम लोगों ने फाइलोजेनेटिक स्टेटस का मदद लिया, तो हम लोगों को पता चलेगा कि एप से मैन तक में जाने में क्या क्या तब्दीली आई, और किस तरीके से बीच के जो प्लेयर्स हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा प्राइमेट्स के बारे में, मैन और एप के बीच का जो डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, स्केलेटल डिफरेंस है, तुम्हारा डेंटेशन वाला एस्पेक्ट, डेंटल आर्केड वाला एस्पेक्ट, स्केलेटन और स्कल और टीथ के बीच का डिफरेंस, फीट और पाम्स के बीच का डिफरेंस, किस तरीके से फेमियो बोन हो गया और बाकी सारे बोन्स के बीच का जो डिफरेंस है, उन सब का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया। यहाँ पर मैन कैसे प्राइमेट है, हाउ प्राइमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम
नॉन प्राइमेट्स और उसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ताकि वहां पे हम एकदम क्लियरली देख सकें कि मैन कहाँ पर है और कहाँ पर आपका बाकी कंपोनेंट्स है, जैसे कि आपका मंकीज हो गया, ओल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोरिल्लाज, एप्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, उनका जो आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, जो इस बार के यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, वो कैसे है, वो कैसे फर्क पड़ता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। 1.6 में जब हम लोग चले जाते हैं तो ये जो बीच के प्लेयर्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि होमो इरेक्टस कौन है, होमो हेबिलिस कौन है, होमो निएंडरथल कौन है, क्लासिक, प्रोग्रेसिव, सब आपके दिमाग में अब तक एकदम क्लियर हो गया होगा। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कौन है, किस तरीके से जो मॉडर्न मैन है उसको क्रो मैग्नन, गलीमेर्दी और चांसलेट कहा जाता है, उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे बीच के प्लेयर्स के बारे में, तब हम लोग यहाँ पे कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कल्चर है वो कौन कौन से कल्चर है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मेसोलिथिक फेज के बारे में पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम लोगों ने यहाँ पे किसके बारे में किया, मैन के बारे में। दिस इज द मैन, और उससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, चाहे वो उसका इवोल्यूशन की बात हो, चाहे वो उसके फिजिकल फीचर्स की बात, उसके कल्चर की बात हो, उसके सारी चीज़ों की बात हमने यहाँ पे करी। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस कंपोनेंट के बारे में कि ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने एक एस्पेक्ट से डील कर लिया, वो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हमने एक बार बार मैं वर्ड यूज करता हूं, न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसका जो कंपोनेंट है, जो कि एक बायोलॉजिकल वेरिएशन वाला जो है, बायोलॉजिकल वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, मेंडेलियन और ये सब, ये हम लोग बाद में जाकर के पढ़ेंगे 9 में, यूनिट 9 में, जो स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ पेपर 1, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट होता है, ये आपका मॉर्फोलॉजिकल, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 में, प्लस आपका बायोलॉजिकल होता है। ये मिला दिया जाए दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आपको न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मिल जाएगा। ये भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही एक हिस्सा है। तो आपको ये समझना होगा कि यूनिट 1 में, मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं, मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स का, वो पढ़ लिया। अब जब आपको इन सब का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, तब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब मैं एकदम बेसिक डेफिनेशन दूंगा, थिंकर्स के साथ डेफिनेशन दूंगा कि ये थिंकर ये कहता है अकॉर्डिंग टू हरकोविट्ज, अकॉर्डिंग टू फ्रांस बोज, अकॉर्डिंग टू क्रोबर, ये कुछ कुछ थिंकर्स है जिनका नाम मैं लिख दे रहा हूं। हम लोग इनमें से कुछ कुछ थिंकर्स को कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बस क्या करने की कोशिश कर रहा हूं अभी, मैं ये कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक ओवरव्यू के प्रोसेस में ही जो बेसिक बेसिक बातें हैं उनसे आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। होता क्या है कि किसी भी चीज के बारे में आप जब एक पूरा भूमिका बांध देते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, तो फिर क्या होता है कि आपको एक घबराहट सी हो जाती है कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है। जब बातों बातों में आप सारी बातों का एक एसेंस डाल देते हैं, तो बात भी हो जाती है और पता भी नहीं चलता और चीज़ों की समझ भी आ जाती है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शन, किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं, आपको उसके बारे में क्या परसेप्शन है, दैट काइंड ऑफ डिफाइंस योर जर्नी इन लाइफ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ओवर हियर इज कि जितने भी थिंकर्स हैं उनका बातों बातों में मैं नाम डालता रहूंगा और उन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इवेंचुअली। बहुत ज्यादा नहीं तो हल्का फुल्का तो पढ़ना ही है। जैसे अभी सबसे पहले मैंने नाम दिया फ्रांस बोस, ठीक है। ये बहुत प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट गुजरे हैं और इन्हीं के बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजरे हैं, फ्रांस बोस के स्टूडेंट्स, जैसे रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, ये दोनों इनके स्टूडेंट्स गुजरे हैं, फ्रांस बोस के स्टूडेंट्स रही हैं।
लड़कियां औरतें रही हैं, रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड। जब मैं थिंकर्स का चैप्टर करवा रहा हूँ बाकायदा, व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कि ये जितने भी थिंकर्स हैं मैं इनके पिक्चर्स को भी आपके साथ शेयर करूंगा, एज इन ये कैसे दिखते थे, ताकि एक आपको ना एक चीज़ों को जब पढ़ें, क्योंकि यूजुअली कोई भी आप ऑप्शनल जब पढ़ रहे होते हैं तो थिंकर्स वाला जो यूनिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। तो एक परसेप्शन रहता है, यार ये बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, या इन्होंने जो भी बातें करी होंगी वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। वो परसेप्शन को मैं डीमिस्टिफाई या उसको मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ। तो जब आप किसी भी थिंकर्स को देख लेते हैं नज़र से, उसकी तस्वीर को देख लेते हैं, या उनको जब आप देखते हैं कुछ काम करते हुए, तो आपकी एक वक्फियत हो जाती है, आपकी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा ठीक है, एक अपनापन टाइप का होता है। तो हम बातों बातों में कुछ कुछ थिंकर्स के बारे में बात कर लेंगे। जब सही वक्त आएगा तो इनके बारे में, इनके काम, इनके डिटेलिंग, इनके जो भी थॉट्स रहे हैं, इनकी थियरीज रही हैं, इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। अभी फिलहाल जान लीजिए कुछ कुछ मोटे मोटे थिंकर्स, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनके बारे में। फ्रांस बोज, जैसे जब मैंने शुरू में पढ़ाया था और आपको एंथ्रोपोलॉजी का क्लासिफिकेशन दिया था, तो मैंने कहा था एक अच्छा आंसर कैसे बनता है। एक अच्छा आंसर अगर आप देंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू XYZ, जो भी है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चर। पर उसमें अगर आप जरा ऐड कर दें कि अकॉर्डिंग टू फ्रांस बोज, तो जो इन्विजिलेटर है ना उसको ऐसा लगेगा कि इस बंदे को पता है। थिंकर को ऐड करते ही आपका जो आंसर है वो इनहांस हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बातों बातों में इंट्रोड्यूस करवा दिया फ्रांस बोज से। फ्रांस बोज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, रिस्पेक्टेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स और इनके बहुत सारे जो इनसे जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, वो बाद में बहुत बड़े 20th सेंचुरी के, लेट 20th सेंचुरी के बड़े बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट गुजरे हैं। उनमें से एक हैं रुथ बेनेडिक्ट, एक हैं मार्गरेट मीड। अगर आप इनको समझ पाइएगा तो ये दोनों एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आराम से जब मैं साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, और कैसे एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, इन दो डिसिप्लिन को कनेक्ट करते हुए इन थिंकर्स का रोल उसमें क्या रहा है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा एक थिंकर जो इंपॉर्टेंट है, अभी धीरे धीरे जब 10-12 बार इनका नाम लेंगे तो आप समझ जाइएगा ये कौन है। मेलिनोस्की। कोई भी सोशियोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा है तो इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। मेलिनोस्की किस तरीके से इन्होंने रिवोल्यूशनाइज कर दिया था रिसर्च मेथोडोलॉजी को। एक रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है वो हम लोग जब पढ़ेंगे, जब यूनिट 8 में पहुंचेंगे, जब पेपर 1 के यूनिट 8 में जब पहुंचेंगे तो हम लोग पाएंगे कि एक तरीका होता है जहां एंथ्रोपोलॉजिस्ट चीज़ों के बारे में तहकीक करते हैं, दे इन्वेस्टिगेट अबाउट सर्टन थिंग्स। देन उनका एक पर्टिकुलर वे होता है किस तरीके से वो डायरेक्टली जाते हैं, ट्राइबल लोगों के बीच में रहते हैं, उनके साथ कई महीनों, कई साल, कई बार रह जाते हैं, और उनके बारे में, उनके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में अपना परसेप्शंस बिल्ड करते हैं। और बेसिकली एक आइडिया होता है, एक वर्ड मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बाद में इसके बारे में करेंगे, इमिक प्लस एटिक अप्रोच। क्या होता है ये सही वक्त आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ कुछ वर्ड्स है जिनको आप समझिए, देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ चलो एक ही बार में पूरा लोड नहीं देना है, कुछ कुछ वर्ड्स को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, ताकि, क्योंकि पहला स्टेप क्या था, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। तो इमिक एंड एटिक अप्रोच जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा। तो मेलिनोस्की हो गया, मार्गरेट मीड हो गई, रूथ बेनेडिक्ट हो गया, फ्रांस बोज हो गया। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा जो कई बार गुजरे वो है क्रोबर। बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं। एक आपके रैडक्लिफ ब्राउन, इनके बारे में बस एक बार सुन लीजिए हल्का फुल्का। जब थिंकर्स के बारे में हम लोग कर रहे होंगे तो हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड जो आप यहाँ पे देखेंगे, जब हम लोगों ने अभी 1 के बारे में सेट किया, जो सेकंड यूनिट है वो बेसिकली आपका सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से डील करता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, इससे डील करता है। अभी जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है ये एक बड़ा प्रोमिनेंट सेगमेंट है एंथ्रोपोलॉजी का,
जो कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन से बनता है, और कहीं ना कहीं इसका कुछ पोर्शन सोशियोलॉजी से डिराइव्ड है। तो इसके बीच और सोशियोलॉजी के बीच क्या डिफरेंस है, जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक वैसे ही डिफरेंस कई लोगों का कहना है कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट एन ऑफशूट ऑफ सोशियोलॉजी। कई लोग कहते हैं इट्स अ ट्विन सिस्टर, अकॉर्डिंग टू क्रोबर उसका यह कहना है कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट द ट्विन सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप नए डिसिप्लिन को डिराइव कर रहे होते हैं, जब उसका जेनेसिस हो रहा होता है, तो कई बार उनमें सिमिलैरिटीज होती है पर कुछ बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी और जूलॉजी बेसिकली कई एस्पेक्ट, एक फेज हुआ करता था जब दोनों को सिमिलर लाइन में देखा जाता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोथ हैव been successful in separating their identity, and today we read them as two completely different subjects. तो उसी तरीके से सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब से जब भी मैं आपसे बात करूंगा और मैं आपके सामने एक वर्ड डालूंगा एंथ्रोपोलॉजी, तो आपका बड़ा मैथमेटिकल और साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए उसको तोड़ने का। क्या होना चाहिए वो अप्रोच? एंथ्रोपोलॉजी वर्ड यूज किया तो आपको मतलब एक दिमाग में आना चाहिए इसका एक कंपोनेंट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फिजिकल एक छोटा सा इसका सबसेट बना दिया यहां पर सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। रिलेट करने की कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट्स को, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तीसरा एक कंपोनेंट बना दिया यहां पर आर्कियोलॉजी या आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और चौथा बना दिया यहां पर लिंग्विस्टिक। दिमाग में ये रखिए कि ये क्लासिफिकेशन फ्रांस बोज ने दिया है बस। अब क्या है, आपसे मैंने फिजिकल के बारे में बात किया तो फिजिकल को आपने ब्रेक कर दिया दो एस्पेक्ट में, एक मॉर्फोलॉजिकल जो कि सिर्फ आपका फिजिकल स्ट्रक्चर से बात करता है, एक आपका बायोलॉजिकल, और इसको दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाता है न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इमीडिएटली ब्रेक डाउन करना चाहिए आपको कि कैसे तोड़ करके आप चीजों को समझें, और दिमाग में ये आना चाहिए कि जो मॉर्फोलॉजिकल है आपका मॉड्यूल 1 इससे डील करता है, और जो बायोलॉजिकल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न टाइम में। मेंडेलियन हो गया, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अब जब हम लोग सोशियो कल्चरल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्या मीन कर रहे होते हैं, तो दिमाग में आना चाहिए कि जब भी एंथ्रोपोलॉजी को कंपेयर करने बोल रहा है सोशियोलॉजी से, तो इसके सोशियो कल्चरल कॉम्पोनेंट का रोल ज्यादा है सोशियोलॉजी के कंपैरिजन में। तो जो पूरी एंथ्रोपोलॉजी को आप कवर नहीं कर रहे होते हैं, आप उसका सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का जो कंपोनेंट है उसको ज्यादा एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं सोशियोलॉजी से। तो दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो समझ में आएगा, और इन सबका जो एक बाइंडिंग फैक्टर है वो है कल्चर। ये कल्चर जो है ना ये सबको बांध रहा है, इसको सबको। ये कल्चर का भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे थिंकर्स में। ठीक है, अब क्या है, जब हम लोग सोशियो कल्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्या मीन कर रहे होते हैं? मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं एक सोशल एनिमल हूं या सोशल बीइंग हूं, मुझसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, मेरी फैमिली, मेरा किनशिप, मैरिज, मेरा मजहब, माय रिलीजन, और बहुत सारा एस्पेक्ट्स ऐसा जो मुझे डिफाइन करता है। तो इन सब कंपोनेंट्स को जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो आप सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैंने उन सब थिंकर्स के बारे में जस्ट कॉन्टेक्स्ट से हट करके एक बार बता रहा हूं। थिंकर्स के बारे में क्यों बताया? क्योंकि मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक वर्ड से, इथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। नया वर्ड है, थोड़ा अंदर ये होने दीजिए, सीप इन। इथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, जज्ब होने दीजिए, अंदर जाने दीजिए, तो फिर आप देखेंगे इन सब के पीछे जो है फ्रांस बोस का इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने में फ्रांस बोस का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब आपको एक आइडिया हो गया कि कैसे है क्या है। तो अब सोशियो कल्चर के बारे में जब मैं डील कर रहा हूं तो मैं किन कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखाना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति की आप किनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। किनशिप मतलब क्या? ये व्यक्ति है, इसके बारे में आप जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं। क्या जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं? सोशल एस्पेक्ट
और क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? कल्चरल एस्पेक्ट। तो ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा ना कि इसके ग्रैंडफादर, फोरफादर, ये सब कौन थे, ट्राइबल एरिया में थे या ट्राइबल मतलब या ट्राइबल में नहीं थे। जो देखिए बेसिकली एसेंशियली हम लोग जब एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो कि इतना डेवलप्ड नहीं है। प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो जंगल में रह रहे हैं या जो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ही प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी वाले लोग हैं, सिर्फ उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। और भी कंपोनेंट्स हैं जो कि जिनका अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। सिंपल सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इनके ग्रैंडफादर, फोरफादर के बारे में जब हम बात करते हैं, किनशिप की बात करते हैं। किनशिप दो तरीके से होता है, एक या तो मैरिज के थ्रू, सॉरी एक ब्लड रिलेशन जो होता है, और दूसरा होता है मैरिज के थ्रू, रिश्तेदारी जो होता है, मतलब किनशिप। ये रिश्तों के बारे में बात कर रहा है, किनशिप, टाइप्स ऑफ किनशिप, और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं वो सब जो है किनशिप पे पढ़ेंगे। उसके बाद फैमिली, या आगे पीछे आप कर सकते हैं मैरिज। ये जो तीन कंपोनेंट है ना, बेसिकली आपका सोशल एस्पेक्ट्स को डिफाइन करता है। ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो गई, एक इंडिविजुअल की किनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। फैमिली, मैरिज, इसकी शादी, इसकी फैमिली, इसकी किनशिप। जब थोड़ा सा और आगे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला करके एक सोसाइटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, मैं आपको ऊपर में दिखाऊंगा कि एक इंडिविजुअल के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो हम लोग बात कर रहे होते हैं उसके किनशिप के बारे में। ये इंडिविजुअल कौन है? एक सिंपल सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटी से। ये चीज को दिमाग में रखिएगा, किनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। और जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इसकी बात कर रहे होते हैं। ये सारा कंपोनेंट एक सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, और इन सारी सोसाइटी को चलाने वाला लॉ एंड जस्टिस, ये वाले कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक सोसाइटी है, वहां पे लॉ का क्या सीन है, जस्टिस का क्या सीन है, ये हम लोगों को पता चलता है। ये सारा जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हमें एक सोसाइटी के बारे में एक आइडिया हो गया कि वो सोसाइटी है, वो प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं और क्या उनका सिस्टम है काम करने का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एंथ्रोपोलॉजी का सेकेंड यूनिट हम लोग देख रहे होंगे तो हम लोग मैरिज के बारे में देखेंगे। तो मैरिज में क्या है, एक व्यक्ति, एक सोसाइटी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो मैं क्या देखूंगा कि उस सोसाइटी में कैसे लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, शादी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या शादी एक मर्द सिर्फ एक औरत से ही शादी कर सकता है, या एक मर्द के पास इतने इख्तियारात, इतने राइट्स हैं कि वो 2-3 औरतों से भी शादी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। या ऐसी भी कुछ सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है जहां पर एक औरत के 2-3 हस्बैंड्स हैं। देखिए, हम लोग टिपिकली, हमारी सोसाइटी इन जनरल जजमेंटल बहुत है। जब एक दूसरे को हम जज करते हैं, अरे ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, ये ऐसे कैसे करते हैं, ये लोग ये क्या ये खाते हैं, ये लोग ऐसे पहनते हैं, ये पहनते हैं, और एक दूसरे से हम लोगों को अवर्जन रहता है, लाइक एक बायस्ड है। मान लीजिए एक रिलीजन को फॉलो करने वाले दूसरे रिलीजन के रिलीजियस प्रैक्टिसेस और उनके घर में रहने वाले और फैमिली जैसे लाइफ लीड करती है और क्या खाते हैं क्या पीते हैं उनको लेकर के उनका जजमेंट हो सकता है, यार ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हम लोग टिपिकली वी आर अ मॉडर्न सोसाइटी जहां पर हम लोग एक दूसरे, थोड़ा वेल रेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबल हैं कंपैरेटिवली, सोसाइटी के उस इक्लियन में है जहां पर हम लोग वेल प्लेस्ड हैं कंपैरेटिवली। बट ये जो पूरा जो संसार है, पूरी जो दुनिया है, वो सिर्फ हम लोगों से नहीं बनी है। हम लोगों के ही इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस पे रहने वाले लोगों से नहीं बनी है। हम लोगों सिर्फ एक
एक मेजर पार्ट है, चंक है. इट्स जस्ट दैट वी आर मोर डेवलप्ड, वी हैव मोर रिसोर्सेज, एक्सेस टू रिसोर्सेज, वी हैव मोर पावर, सो टू से, टू फॉर्म पॉलिसीज, टू डिक्टेट टर्म्स, टू रन गवर्नमेंट. इसलिए हम लोग अपने वर्जन प्लेस करते हैं और अपना जजमेंट दूसरे पर थोपते हैं. यही सही है और वो दूसरी बात गलत है, चाहे वो मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वो सोशल प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. तो बहुत जजमेंट करते हैं हम लोग, ये ऐसा, ये वैसा, ऐसा वैसा. एंथ्रोपोलॉजी हमें इसी से बचाता है. एंथ्रोपोलॉजी स्टॉप्स अस फ्रॉम जजिंग अदर पीपल फॉर द काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दैट दे फॉलो. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना. एक ट्राइबल सोसाइटी के जीवन को व्यतीत करने का अपना एक तरीका है. उसके कुछ भी वजूहात हो, कुछ भी कारण हो कि इस तरीके की वजह ये है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकता है कि एक मर्द 4 लोगों से शादी कर रहा है या एक औरत 2 लोगों से शादी कर, मरने के बाद दफनाया जा रहा है या जलाया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है. बच्चे इस तरीके से बढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ अलग तरीके से. तो ये तो डिपेंड करता है हर सोसाइटी पे कि वो किस तरीके से फॉलो करता है. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यही बताते हैं कि किस चीजों के देखने का नजरिया जो है वो मोर इंक्लूसिव होना चाहिए और हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपना जो मेजॉरिटेरियन व्यू पॉइंट है वो किसी पे मसल्लत, किसी पे इन्फोर्स करने की जरूरत है. ठीक है, तो मसल्लत करने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हेन द सोसाइटी बिकम्स मोर इंक्लूसिव. टॉलरेंट हैज अ नेगेटिव कोनोटेशन, सो आई विल नॉट यूज द वर्ड टॉलरेंट. व्हेन द सोसाइटी बिकम्स मोर इंक्लूसिव, जहां पर वो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह पाने में सक्षम हो पाते हैं. ठीक है, जब हम ये सब पढ़ते हैं, अलग अलग ट्राइबल सोसाइटी को पढ़ते हैं, तो हम लोग बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि ये सोसाइटी ऐसी है, ऐसी है, मैरिज ये होती है, फैमिली क्या होती है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या क्या हैं. ठीक है, जब हम मैरिज के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैरिज भी पढ़ते हैं कि कितने कितने तरीके की शादियां हो सकती हैं पॉसिबल, या फॉर्म्स ऑफ मैरिज. हम लोग डेफिनेशन ऑफ मैरिज के बारे में पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं कि मैरिज आखिर है क्या. अलग अलग थिंकर्स अलग अलग टाइम पे, अलग अलग व्यू पॉइंट वाले लोग अपना अपना वर्जन रखते हैं कि मैरिज उनके हिसाब से ये है कि इट शुड बी अ यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन, और कुछ अलग कंडीशंस है. पर कुछ कुछ ऐसे सोसाइटी में देखते हैं कि शादी नहीं भी करते हैं. आज के मॉडर्न टाइम में लिव इन रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट है. तो कहने का मतलब ये है कि मैरिज को अलग अलग देखने का जो उनका व्यू पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, मैरिज को डिफाइन करेंगे, थिंकर्स के हिसाब से मैरिज क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे अलग कितनी किस्म की शादियां होती हैं. इसके अलावा हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई शादी क्यों करता है और क्या एक कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है. इज देयर अ यूनिवर्सल डेफिनेशन जो कि मैरिज को डिफाइन करता हो, और क्या इसकी जरूरत है कि कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन हो. क्या ये जरूरी है कि हम लोग जाने कि क्या होता है ओरिजिन ऑफ मैरिज, हिस्टोरिकली कहां से ओरिजिन, क्या इसकी जरूरत है. हैज देयर बीन अ पैराडाइम शिफ्ट from the approach of anthropologists from searching from historical origin to now being satisfied with a general definition of marriage, or have they been satisfied with the fact that there does exist a universal definition जो कि हर तरीके के मैरिज को कवर कर सके. इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे. ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक इंसान जिसके पास ये राइट्स इख्तियार हैं कि वो किसी भी पार्टनर के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम कर सकता है, उसके साथ वो अपना रिश्ता कायम कर सकता है, देन व्हाई डज ही चूज टू गिव अवे ऑल हिज इंडिपेंडेंस एंड सेटल डाउन विद जस्ट वन वुमेन, इफ एट ऑल, मे बी 2 वुमेन. अलग अलग सोसाइटीज के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नायर जो होते हैं या अलग अलग वो उनका क्या व्यू पॉइंट होता है शादी को लेकर के, वो सब हम समझेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैरिज. फिर टॉपिक आता है फैमिली. ये सब हम लोग सोशल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कल्चरल क्या डिफरेंस है अलग अलग सोसाइटी में वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में आएगा. ठीक है, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट. फैमिली,
मैरिज फैमिली एक दूसरे से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। टिपिकली ये माना जाता है कि अगर शादी होगी तो ही फैमिली होती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। कई लोग बिना शादी किए भी फैमिली अपना एस्टैब्लिश करते हैं, वो हम लोग देखेंगे डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली का कॉन्सेप्ट। तो फैमिली में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड जॉइंट फैमिली टू मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिली, और ये शिफ्ट क्यों हुआ, फैमिली का डेफिनेशन क्या है। कुछ अलग अलग थिंकर्स मिल करके फैमिली के डेफिनेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उन लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, जैसे वो मैरिज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे वैसे वो फैमिली को डिफाइन कर पाएंगे। और अगर फैमिली को डिफाइन करेंगे तो मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे या इंडिपेंडेंट कोई डेफिनेशन है, क्या ऐसा कोई डेफिनेशन निकल करके आएगा जिससे ये पता चल पाएगा कि जो फैमिली है वो वो जो फैमिली है वो ऐसे डिफाइन हो जाए कि हर एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज को कैप्चर किया जा सके। ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट और आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट टैबू, इस पे अलग अलग थिंकर्स का क्या कहना है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये भी कहीं ना कहीं आपका मैरिज और फैमिली से जुड़ी हुई बात है। तो फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से सोशियोलॉजी में एक जो ज्वाइंट फैमिली है उसका शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली, और क्यों हुआ है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। क्यों पहले एक पेट्रियार्क हुआ करता था, डंडा लेकर के जो बैठता था, एंड ही यूज्ड टू बी दैट ओल्ड मैन हु यूज्ड टू टेक डिसीजंस फॉर हिज फैमिली एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू बाउ इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ऑल द डिसीजन वाज इन कॉन्सोनेंस ऑफ व्हाट ही हैड इन हिज माइंड। तो अब आप उन लोगों को देखिएगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा रहता था, उसके 3-4 बेटे एकदम उसके पैर के नीचे बैठे रहते थे और बहुओं के साथ एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। किस तरीके से वहां से शिफ्ट होकर के अब एक जो है वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चीजें गई, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर पड़ा इस फैमिली के सेटअप के और सोशियोलॉजिकल चेंजेस आया, किस तरीके से हर डिसीजन से पहले कि आपको क्या पहनना है, किससे शादी करनी है, कहाँ जाइएगा, क्या खाना है, क्या पीना है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, लड़कियों को बाहर जाके पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये सब फैसला लेने वाले जो बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उससे शिफ्ट होकर के अब एक न्यूक्लियर सेटअप में किस तरीके से जो फैसला लेने वाले एंटिटीज हैं वो वेरी कर गए। किस तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस होल्ड ग्रुप्स आ गया, हाउस होल्ड ग्रुप्स। किस तरीके से अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो किस तरीके से नौकरी की सर्च में एक आदमी एक जगह से निकल करके दूसरे जगह गया, वहां पर जाकर के काम करना शुरू किया, और किस तरीके से उसके फैसले लेने के जो इख्तियार हैं वो बढ़ते चले गए, और वो जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता था जो उसके फैसलों को राय दिया करता था उसका इन्फ्लुएंस कम होता चला गया। किस तरीके से उनके बच्चे डिसाइड करने लगे कि उनको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, गाड़ी किस रंग की आएगी, गाड़ी कौन सी आएगी, बड़ी आएगी, छोटी आएगी, उनके दोस्त कौन रहेंगे, उनके साथ कौन खेलेंगे, खाना बनाने वाले कौन होंगे। ये सारी सोसाइटी का जो एक पैराडिम शिफ्ट हुआ वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से शिफ्ट हुआ फैमिली के कॉन्सेप्ट को जब हम लोग रीड कर रहे होंगे। किस तरीके से ये एक नया हाउस होल्ड ग्रुप नाम का कॉन्सेप्ट आया जो कि फैमिली के रोजमर्रा के डिसीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। ये हाउस होल्ड ग्रुप्स वाले कैसे डिफरेंट हैं उन लोगों से जो कि फैमिली का डिसीजन लिया करते थे, और उनका अब रोल क्या है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो मैरिज और फैमिली और किनशिप एक दूसरे से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। और पहले हम लोग हल्का सा ये देख लेंगे कि जब कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो इथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक पेज में 4-5 डेफिनेशन है, उनको लिख करके रख लीजिए कि कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, इथनोसेंट्रिज्म क्या होता है। सवाल देखिए कल्चरल रिलेटिविज्म में कितना आता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चरल रिलेटिविज्म। इधर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ डेफिनेशन है, ए कल्चरेशन एंड कॉन्ट्रा कल्चरेशन। तो ये डेफिनेशन आप देख पाएंगे कल्चरल रिलेटिविज्म कितनी बार रिपीट किया है, ठीक है। What do you understand by cultural relativistic approach and ethnocentrism? ठीक है, सवाल सब वैसे ही रिपीट हो रहा है। अभी जो मैंने बताया इंसेस्ट टैबूज,
कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ टर्शियरी, वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोसाइटी को शेप अप करने में जो क्या रोल प्ले करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंसेस्ट अबूज के बारे में पढ़ेंगे, स्टेटस एंड रोल क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस, ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस के बारे में बात करेंगे। पॉलीएंड्रस सोसाइटी, जब मैरिज, ये मैरिज का देखिए पूरा बाकायदा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो यहाँ पे मौजूद है। डेफिनेशन क्या है मैरिज की, यूनिवर्सैलिटी, कोई कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है क्या मैरिज का, लॉज क्या क्या काम करते हैं, इंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, इंसेस्ट टबू, टाइप्स ऑफ मैरिज। एक समझिएगा, एक टाइप्स ऑफ मैरिज है, एक फॉर्म्स ऑफ मैरिज। टाइप्स ऑफ मैरिज में मोनोगमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज। फंक्शंस ऑफ मैरिज, क्या काम होता है मैरिज का, रेगुलेशन क्या होता है, प्रिफरेंशियल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव, ठीक है। मैरिज पेमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट पूरा मैरिज के बारे में जो अभी मैंने डेफिनेशन दिया वही सारी चीजें डिटेल में अभी फिर से नहीं जाऊंगा, आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल गया। सवाल कैसा है, व्हाट डू यू सिचुएट लिव इन रिलेशनशिप, वेज ऑफ एक्वायरिंग अ स्पाउस, किस तरीके से शादी हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिफरेंशियल मैरिज, डिफाइन मैरिज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज, इंसेस्ट टबू, द सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। ये सब सवाल जो है ना, इंसेस्ट टबू कि किनके साथ आप फिजिकल इंटीमेसी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज, मैट्रिलिनियल सोसाइटी, प्रेफरेंशियल मेटिंग, इंसेस्ट रेगुलेशन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज, जिसके बारे में मैंने बात किया कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज के बारे में। फिर फैमिली के बारे में, डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी, फैमिली, हाउस होल्ड्स क्या होता है, डोमेस्टिक ग्रुप्स, हाउस होल्ड ग्रुप्स के बारे में भी मैंने बात किया। टाइप्स ऑफ फैमिलीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चर, ब्लड रिलेशन, मैरिज, रेसिडेंस एंड सक्सेशन। इम्पैक्ट क्या हुआ अर्बनाइजेशन का एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट का, ठीक है। फैमिली के बारे में पूरा डिफाइन फैमिली एंड एग्जामिन, अर्बनाइजेशन का क्या रोल रहा है, फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली से यूनिवर्सल एसोसिएशन, सोशल ग्रुप का डेफिनेशन, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अर्बनाइजेशन और फेमिनिस्ट मूवमेंट के बीच का क्या डिफरेंस है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली, देखिए रिपीट हो रहा है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, मेजर फंक्शंस ऑफ फैमिली, यूनिवर्सल सोशल ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, ठीक है। आज के लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि यहाँ तक हम लोग की अपनी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गई है। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को एक ओवरव्यू ले लिया, एक एनालिसिस ले लिया, कुछ और पोर्शंस हैं जो कि हम लोग फिर फ्यूचर करते हैं आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।